मानस श्रृंखला में आज का विषय अभिव्यक्ति भाग 1। अभिव्यक्ति का लक्ष्य व्यक्ति के अंतस से उठता है। उसके पीछे एक गंतव्य होता है, एक भाव होता है, एक नियत होती है। इसी आधार पर संप्रेषण के परिणाम आते हैं। इसी में अभिव्यक्ति की दिशा होती है। यही भाव जब पाठक, दर्शक या श्रोता तक पहुंचते हैं तो बुद्धि और मन इन्हें रोक नहीं पाते, इनकी आलोचना नहीं कर पाते। ये भाव सीधे व्यक्ति के अंदर उतरते चले जाते हैं। भाषा मानव निर्मित होती है। प्रकृति दत्त भाषा तो ध्वनि है, हाव भाव है, इशारे हैं। ये सभी माध्यम है संप्रेषण के, आदान प्रदान के। जनसंचार के माध्यमों का ज्यों-ज्यों विकास हुआ, भाषा के स्वरूप भी बदलते गए। आज हम सूचना युग में जीने का दंभ तो भरते हैं, किंतु भाषा के बारे में, उसके उपयोग के बारे में कितने जागरूक हैं, ये भी विचारणीय बात है। भारत में जनसंचार की अवधारणा ही आयातित है, समाचार पत्रों के साथ शुरू हुई थी। इसीलिए पत्रकारिता शब्द भी अंग्रेजी के जर्नलिज्म के अनुवाद रूप में साथ आया। वहां जर्नल शब्द पत्रों के लिए काम में लिया जाता है। आज रेडियो, टीवी आदि में यही शब्द चल पड़ा है, जबकि ये समाचार पत्र नहीं है, सूचना का, प्रसार का माध्यम अवश्य है। शब्द भावों के वाहक। हमारे देश में प्रचार प्रसार के लिए कथाएं, लोक नाटिकाएं, गीत आदि का प्रचलन था। ये सारे किसी मंदिर अथवा छोटे छोटे ग्रामीण समूहों में प्रदर्शन के रूप में चलते थे। दूसरा माध्यम धार्मिक संत होते थे। इसी तरह हमारे ग्रंथ, संस्कृति और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है। शब्द हृदय में अंकित होते थे, जिनसे संस्कारों और व्यक्तित्व का निर्माण होता था। आज संप्रेषण का यह धरातल पूर्णतः छूट गया। नई विधाओं के आ जाने से पुरानापन सिमट गया। आधुनिकता का हमारे जीवन में प्रवेश हो गया। आज संप्रेषण के नाम पर हम भाषा में आकर ही अटक गए। ये भी कि हर शब्द अनेकार्थ होता है, ये भी भूल गए कि शब्द स्वयं में विशेष अर्थ नहीं रखते। ये तो भावों के वाहक है। जैसे ये शरीर आत्मा का वाहक है। स्थूल शब्द शरीर या अन्नमय कोश का कार्य करता है। अर्थ उसके प्राण है, प्राणमय कोश है। प्रत्यय मनोमय कोश है, कामना का क्षेत्र है। इसके भीतर विज्ञानमय कोश है, जो भाव रूप है। ये सब मिलकर शब्द को ग्रहण करने वाले के लिए सार्थकता प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्या कहा गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है क्यों कहा गया। नाभि ध्वनि का प्रवेश द्वार। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि शब्द भी अक्षरों से, स्वर और व्यंजनों से निर्मित है। शरीर में ध्वनि का उद्गम स्थल नाभि है। सभी अक्षर ध्वनियां नाभि से निकलती है। भाषा का व्यवसाय दिमाग का कार्य है। भाषा तैयार करना और ग्रहण की गई भाषा का अर्थ निकालना, दोनों ही कार्य मस्तिष्क के ही हैं। अतः पढ़ते समय हम केवल भाषा पर टिके होते हैं। हमारा दिमाग कार्य करता है। रेडियो और टीवी पर ध्वनि भी महत्वपूर्ण होती है। इनका प्रभाव नाभि और मस्तिष्क दोनों पर साथ साथ होता है। मां के गर्भ में बच्चा नाभि से ही बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है, ध्वनि के माध्यम से।
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना ध्वनि के माध्यम से ही सीखा था। नाभि ध्वनि का शरीर में प्रवेश द्वार है। रेडियो और टीवी के पत्रकार को एक तो पत्रकार कहना ही उचित नहीं, फिर उसको ध्वनि के बारे में कोई जानकारी नहीं। नाद और शब्द की ध्वनि में क्या अंतर है, कोई नहीं जानता। पहले ही वह तो आधुनिकता की होड़ में भागा जा रहा है, जल्दी में रहता है, जानकारी का अभाव है, स्वयं की पहले सोचता है, अतः भयग्रस्त भी रहता है। सेवा का स्थान वैसे भी अहंकार लेता जा रहा है। उसे ध्वनि की गहन प्रभावशीलता, उसकी मारक क्षमता की भी जानकारी नहीं होती। वह तो ध्वनि का कोई अर्थ भी नहीं लगाता, केवल शब्दों से खेलता है, एक पत्रकार की तरह। नाद के साथ आकाश जुड़ा है। नाद सृष्टि का मूल कारक अथवा आकाश की तन्मात्रा है। नाद का स्पंदन ही सृष्टि का पालक संहारक है। संप्रेषण को शरीर, मन और आत्मा तक पहुंचाता है। इन सब जानकारियों के अभाव में ध्वनि के माध्यम से वह समाज को जाने अनजाने क्या दे रहा है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। एक बात सब स्वीकार कर रहे हैं कि टीवी का प्रभाव पारिवारिक जीवन में अच्छा नहीं पड़ रहा। क्या ये केवल भाषा के कारण ही है?